हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आई एम वाइन कृष्णा। हम लोग जो है आज क्लास 10th के बोर्ड का पेपर का जो मैथ का पेपर है 21 को उसका रिवीजन करेंगे, क्योंकि अभी आज तक तो पेपर ही था आप लोगों का। तो आज से आप लोग मैथ की प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम लोग जो है अभी आज 17, 18, 19, 20, 21 को चूँकि पेपर है तो इधर 3 दिन में हम ये कोशिश करेंगे कि पूरे बुक का एनसीईआरटी की जो पूरी बुक है उसके सिलेबस का चैप्टर वाइज भी कोशिश करेंगे, या वैसे भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके टॉपिक को दोबारा रिवीजन करने के लिए। कोई नई चीज़ नहीं पढ़ेंगे, ना कोई चीज़ हम आपको अलग से कुछ बताने वाले हैं। आप जो तैयारी अब तक करके आए हो उसी को सिर्फ रिवीजन करेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग को ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, हम लोग डायरेक्ट अपने टॉपिक पर आ जाते हैं और क्वेश्चन पर। तो आप लोग बस एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और इस चैनल को, ताकि आपको इधर 3 दिन का हम कोशिश करेंगे कि कंटिन्यू 1-1 घंटे का जो भी होगा वीडियो बनाए, उस पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन किया जाए, और ताकि आपको जो एग्जाम में होगा उससे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले सभी बच्चों को। तो आप अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिए जो आपके दोस्त हो। तो चलिए हम लोग पहला चैप्टर देखेंगे। पहला चैप्टर में क्या है, रियल नंबर्स। तो आप सबको पता है, देखिए हमें एग्जैक्ट टू पढ़ना है, ठीक है। हम नई चीज़ कुछ नहीं पढ़ेंगे, ये पहली बात ध्यान दीजिए कि हमें कोई नई चीज़ नहीं पढ़ी है। जितना आपने अब तक साल भर में पढ़ा है उसी को पढ़िए, हो सके तो एग्जाम्पलर जो पढ़े हैं या एनसीईआरटी उन्हीं के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो है आने वाले उनको आप रिवाइज करिए, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का भी आप कुछ प्रैक्टिस करते रहिए। तो हम लोग एमसीक्यू तो नहीं देख पाएंगे, क्योंकि एमसीक्यू के क्वेश्चंस उस तरीके से नहीं कराएंगे, लेकिन जो लॉन्ग क्वेश्चंस है डिस्क्रिप्टिव है उस पर बात करेंगे, ठीक। तो डायरेक्ट हम लोग आ जाते हैं, रियल नंबर लेते हैं। तो रियल नंबर में आपको पता है कि जो एलसीएम और एचसीएफ का क्वेश्चन है तो उस पर मिक्स करके इस समय आ रहा है। तो एक नंबर में एचसीएफ और एलसीएम के क्वेश्चन आएंगे। तो जैसे अगर मान लो आप लोगों ने मॉडल पेपर देखा होगा जो बोर्ड ने भेजा था, उसमें क्वेश्चन था कि एचसीएफ और एलसीएम बताइए उसकी पावर। तो वो जो आप एलसीएम और एचसीएम निकालना जानते हैं उस पर हम बात नहीं कर रहे हैं। उसका एक उस चैप्टर में एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है कि नंबर की जो आने की, या तो वो 5 नंबर में आएगा और या तो फिर 3 नंबर में आएगा। वो 2 जगह से नंबर बनेगा। अगर वो 5 नंबर में आता है क्वेश्चन तो वो क्या मिलेगा आपको, वो मिलेगा रूट, जो इरेशनल नंबर को प्रूव करना है। इरेशनल प्रूव करने के लिए आएगा वो आपको 5 में भी 3 में भी आएगा। तो 5 में अगर आएगा तो वो इस तरीके से आएगा, प्रूव दैट √2 √3 और √5, इस तरीके से आर इरेशनल नंबर, इरेशनल। और इसमें प्लस में आल्सो प्रूव दैट, यहाँ पर कोई वेरिएबल डाल देगा जैसे a + b √2 √3 √5, ये इस तरीके से आल्सो प्रूव दैट इट इज एन इरेशनल नंबर। तो जो यहाँ रहेगा, मतलब √2 यहाँ प्रूव करने के लिए रहे तो इसमें भी √2 रहेगा, ठीक है। अब ये दोनों क्वेश्चन मिक्स करके आएगा तो ये 5 नंबर में आएगा, ठीक है। लेकिन अगर इसमें से मान लो कोई एक आएगा तो वो 3 नंबर में आएगा, या तो ये आएगा या तो ये आएगा। इसमें से कोई एक आएगा तो वो 3 नंबर में आएगा, दोनों आएंगे तो वो 5 नंबर में आएंगे। और ये दोनों क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक में दिया गया है, और एक क्वेश्चन पक्का है आएगा। आप ये कंफर्म मान लो कि इस दोनों पर एक क्वेश्चन कंफर्म है आएगा। वो डिजिट बदल जाएगी लेकिन यही रहेगा, √2 √3 √5, या तो फिर √a √b √c भी इस तरीके से भी हो सकता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, हम एक क्वेश्चन तैयार करेंगे इस पे और इन दोनों टाइप के क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। तो एक क्वेश्चन चाहे वो 3 नंबर या 5 नंबर का हम लोग डिस्कशन करेंगे अभी, ठीक। तो इस चैप्टर में आपको जो मेन इंपॉर्टेंट पढ़ना है वो यही पढ़ना है। आप इसी को तैयार कर लीजिए, किसी एक को तैयार करिए, उसी तरीके से आप बाकी को भी कर लेंगे। तो हम लोग ले लेते हैं √5। जैसे हम आपकी बुक का एक क्वेश्चन है, लिख लेते हैं कि प्रूव दैट √5 इज इरेशनल, आल्सो प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। तो क्वेश्चन है कि प्रूव दैट √5 इज इरेशनल, आल्सो या hence also prove that by above 3 + 2 √5 is irrational, ठीक है ना। ये एक क्वेश्चन है। और इसी तरीके से अब आप क्वेश्चन पे √5 पे कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 7 हो सकता है। ऐसे ही नीचे
इस पे √5 है, नीचे डिनोमिनेटर में भी कुछ हो सकता है, वो एक्सेट्रा। तो हम एक क्वेश्चन को पूरा कंटिन्यू कंप्लीट करेंगे और इस पे डिस्कशन करेंगे कैसे करना है, ठीक है, इसी को आपको देखना है। तो दोबारा हम एक बार आपको समझाते हैं, चलिए इसको रब करते हैं, ठीक। ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक में भी है, आपको सबको आता होगा, बस हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको पता है कि ये कंट्राडिक्ट कंडीशन पे क्वेश्चन सॉल्व होता है और इसके फिक्स स्टेप्स हैं। तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, जो दिया गया नंबर होता है उसको हम रेशनल मान लेते हैं। तो लेट √5 बी अ रेशनल नंबर। अब जैसे ही आप किसी को रेशनल नंबर मानते हैं तो उसकी रेशनल नंबर की कंडीशन फुलफिल होती है। तो दैट इज मींस कि अगर आपने यहां से √5 को रेशनल नंबर लेट किया, सो या देन वी कैन राइट √5 इक्वल टू a/b। हम इसको लिख सकते हैं क्योंकि आपको पता है रेशनल नंबर की डेफिनेशन होती है, हम किसी भी नंबर को p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर क्या होता है इन दोनों का कि वेयर a एंड b आर कोप्राइम। कोप्राइम मींस क्या होता है, ध्यान दीजिए, कोप्राइम मींस होता है कि a और b के पास 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। दैट इज मींस a एंड b have no common other than 1, ठीक है ना। इसका मतलब यह है कि a b को प्राइम है, तो इसका मतलब कि a और b के पास जो है कोई भी अदर फैक्टर कॉमन नहीं है, ये आप कहना चाह रहे हो। ये यहाँ पर देखिए, हर एक लाइन का एक मतलब होता है इस क्वेश्चन में। तो आपने ये लिखा, अब आप सोचिए इसको क्या करते हैं, हम इसको इधर इंप्लाइज दैट, इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे, तो इसको b इधर ले लेता हूं, ठीक है ना। तो अगर हम b इंटू √5 इक्वल टू a ये कर लें, ठीक है। अब स्क्वायर कर दो दोनों साइड में, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो स्क्वायर करोगे तो आपको पता है b स्क्वायर, तो ये 5b² इक्वल टू a² आ जाएगा, ठीक है ना। 5b² इक्वल टू a² आपको मिल गया। अब यहां से देखो, एक बात ये है कि अगर ये 5 का मल्टीप्लाई है, ध्यान दो, अगर ये 5 का मल्टीप्लाई है तो इसका मतलब हुआ कि ये a से क्या होगा, यानी कि ये आपका a² डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। यहां से जैसे हम आपसे ये कह दें कि 2 इंटू 5 कहीं लिखा हो, तो इसका मतलब हुआ ये जो नंबर है ये 2 से डिविजिबल है, ये 5 से डिविजिबल है, ठीक है। तो इस चीज को यहाँ डिविजिबिलिटी का रूल एक एग्जिस्ट होता है, उस चीज को हम यहाँ एग्जिस्ट कराएंगे, ठीक है। तो देखो फिर अब यहां से एक बात देखिए, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि यहाँ a² जो है, जैसे थोड़ी देर के लिए मानो ऐसे मैं लिखता हूँ, a यहां से b² में लिख दूं, यहाँ क्या होगा a²/5, ये है कि नहीं है? तो इस बात से हम इस चीज को लिखना चाहता हूं कि a² डिविजिबल बाई 5, ये लिख सकता हूं। तो मैं यहाँ इसी बात को लिख रहा हूं, ठीक है ना, इस चीज को मैं लिख सकता हूं क्योंकि ये 5 से डिविजिबल होगा तभी इधर मल्टीप्लाई लिखा हुआ है। तो इंप्लाई दैट या सो वी कैन से a² is divisible by by 5। आप ये बात बोल सकते हो भाई, क्योंकि देखो ये a² इक्वल टू 5 इंटू b² है, तो इसका मतलब ये नीचे जाएगा। मैंने अभी बताया कि ये कैसे आप कह रहे हो कि क्योंकि ये तो b² इक्वल टू ऐसे भी लिख सकते हो a²/5, तो इसका मतलब ये पूरी बात क्या कहना चाह रहे हो कि a² 5 से डिविजिबल है, तो इसी चीज को मैंने यहाँ लिखा है। सो वी कैन से a² इज डिविजिबल बाई 5। और आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ा है कि कोई भी नंबर अगर a² डिविजिबल है 5 से, या सीधा सा अगर ये 25 डिविजिबल है 5 से, तो कंफर्म जानो कि 5 भी डिविजिबल होगा 5 से। तो कहीं भी अगर a² डिविजिबल बाई b है तो a भी डिविजिबल बाई b होगा, ये कंडीशन है, ठीक है। और ये आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है, आपकी बुक में पहले भी है। तो हम ये चीज लिख सकते हैं कि वी कैन से a² इज डिविजिबल बाई 5 इंप्लाइज दैट a इज आल्सो डिविजिबल बाई 5, ये होगा, ठीक है ना। हम जानते हैं ऐसा, यहां चाहे सिंस करके आप लिख दीजिएगा, आप यहां लिखना चाहे लिख दीजिए सिंस a² डिविजिबल बाई b, तो इंप्लाइज दैट a आल्सो डिविजिबल बाई b, ये ठीक है ना।
आप चाहे पूरा सेंटेंस लिखिए, शॉर्टकट में भी लिख दीजिएगा, वो आपको काउंट हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा। अब आप सोचो कि जब कह रहे हो कि a इज डिविजिबल बाई 5, तो a के प्लेस पे हम कोई भी 5 का मल्टीपल ले सकते हैं c की नहीं। तो नाउ सो लेट a इक्वल टू 5c, कोई वेरिएबल लिख लूं। आप कह रहे हो a 5 का मल्टीपल है, डिविजिबल है, तो हम a के साथ कोई 5 का वेरिएबल एग्जिस्ट करा सकते हैं। तो a इक्वल टू 5c ले लें और इसको इस इक्वेशन में रख दें। इसको इक्वेशन नंबर 1 कर दो, इसको इक्वेशन नंबर 1 कर दो, ठीक है ना। तो पुटिंग नाउ, ये नीचे नहीं दिख रहा तो हम ऊपर रख करके लिख रहे हैं, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ हम a इक्वल टू 5c रखेंगे, कहां पर, इस लाइन को मैं रब कर रहा हूं, दोबारा नहीं होगा बेटा। तो यहां से अभी हम यहां पर इसको पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इस नाउ पुटिंग a इक्वल टू 5c इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना। हम यहां से रख रहे हैं, तो देखिए क्या मिला, 5b स्क्वायर इक्वल टू, a स्क्वायर की जगह रख रहे हो तो 25c स्क्वायर हो जाएगा। 5 से 25 को कैंसिल करो, 5c स्क्वायर, तो b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। तो इंप्लाइज दैट, यहां से क्या, अभी जैसे मैंने इसके लिए कहा कि 5b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर था, तो आपने लिखा b कैन से a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। अभी यहां केस देखो, b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर, तो दैट इज मींस क्या होगा कि b इज डिविजिबल बाय 5। ये होगा कि नहीं होगा, इंप्लाइज दैट या आल्सो, सॉरी, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, आल्सो b इज डिविजिबल बाय 5, ये होगा, ठीक है ना। ये चीज हुआ। अब आप देखिए, तो इसको a इज डिविजिबल बाय 5, ये इक्वेशन नंबर आप 2 कर लो और इसको इक्वेशन नंबर 3 कर दो। ध्यान दो, जहां आपने लिखा है a इज आल्सो डिविजिबल बाय 5, इसको इक्वेशन नंबर 2 कर लो और इसको जो अभी लिख रहे हो b इज डिविजिबल बाय 5, ये दोनों। अब इन दोनों इक्वेशन से आपको एक बात निकल के सामने आ रही है, बाकी हम रब कर दे रहे हैं बेटा, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन से हम क्या कह सकते हैं, वो चीज सोचने वाली बात है। तो वहीं से हम लोग कंट्राडिक्ट करेंगे कंडीशन को। अब आगे देखिए क्या होता है। अभी आपने ऊपर जब लेट किया था तो ये कहा था a और b को प्राइम है, उसके पास एक से ज्यादा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। लेकिन अभी आपने क्या प्रूव किया कि a इज आल्सो डिवाइड बाय 5 एंड b इज आल्सो डिवाइड बाय 5। दैट इज मींस अगर a और b दोनों 5 से डिविजिबल हो रहे हैं तो a और b के पास एक 5 कॉमन फैक्टर आएगा कि नहीं आएगा। तो यही बात कंट्राडिक्ट हो रही है और इसी को हम यहाँ आगे कंटिन्यू कहना चाह रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे, सो फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 b can say a and b have a common factor 5 other than 1, ठीक है ना। हम ये कह सकते हैं नहीं कह सकते हैं बेटा। देखो हर चीज कंटिन्यू है और एक स्टेप बाय स्टेप है। आपने a का एक 5 कॉमन फैक्टर दिखा दिया, b का एक 5 कॉमन फैक्टर दिखा दिया और उसी बात को आप कह रहे हो कि सो फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 we can say a and b have a common factor 5 other than 1। अभी देखो आप उधर लेट किए थे कि कोई भी कॉमन फैक्टर एक से ज्यादा नहीं होगा, यहाँ क्या कह रहे हो कि a और b है 5 कॉमन फैक्टर अदर देन 1। तो ये दो बात कंट्राडिक्ट कर रही है और इसी को हम आगे बोलना चाह रहे हैं। तो फैक्टर अदर देन 1 बट इट इज कंट्राडिक्ट फॉर आवर अजम्पशन। ये क्या है जो अभी आपने लिखा कि ये दो सेंटेंस जो है ये कंट्राडिक्ट कर रहे हैं मेरे अजम्पशन से, मतलब जो मैंने लेट किया था वो तो क्या हो रहा है, कंट्राडिक्ट हो रहा है। बट इट इज कंट्राडिक्ट फॉर आवर अजम्पशन, सो या हेंस
या सो करके लिख दीजिए, सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, हेंस क्या प्रूव करना था, हेंस √5 इज अ इरेशनल नंबर, ठीक है ना। तो ये आपका एक जो 3 नंबर में आएगा प्रूफ, वो आपका हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम किसी भी, चाहे 5 की जगह पर 2 होगा तो 2 लिखेंगे, 5 की जगह 3 होगा 3 लिखेंगे, 5 की जगह 7 होगा 7 लिखेंगे, या 5 के प्लेस पर कोई वेरिएबल होगा वेरिएबल लिखेंगे। लेकिन एक स्टेप आपको क्वेश्चन तैयार करना है, एक क्वेश्चन आएगा जरूर, ये नहीं आएगा तो इसका दूसरा वाला पार्ट जो है वो आएगा। तो अभी जैसे ये प्रूव कर लिया, अब इसी की हेल्प से आगे कंटिन्यू है, इफ √5 इज इरेशनल, प्रूफ हो चुका कि √5 इरेशनल है, देन प्रूव दैट, जो सो दैट प्रूफ था वो क्या था आपका, कि 3 + 2 √5 इज इरेशनल। तो अभी अगला जो स्टेप है वो भी 3 नंबर में अलग से आएगा तो आएगा, नहीं तो दोनों मिला के 5 नंबर में आएगा, ठीक है ना। तो अभी अगला क्वेश्चन है कि 2 प्लस, ये क्या है कि 3 + 2 √5 इज इरेशनल, ये आपका है, ठीक है ना। तो इज इरेशनल, ये आपका अगला है, ये इसी का पार्ट है। तो अब इसको भी कैसे करेंगे, ये है आपका, ये चीज इसको कैसे करेंगे, ये अलग से भी आ सकता है 3 नंबर में, और अगर 5 में आएगा दोनों मिक्स करके आएगा, अब डिपेंड करता है कौन आएगा। तो हम इसको भी ऐसे ही करेंगे, ठीक है ना। हम इसको भी लेट कर लेते हैं, लेट 3, ये यहां से लेट 3 + 2 √5 बी एंड इरेशनल, बी रेशनल, समझे ना। इसको हम रेशनल मान लेते हैं, ठीक। तो जैसे ही रेशनल मानोगे तो रेशनल की डेफिनेशन लगाओगे, बी या रेशनल नंबर, बी या रेशनल। तो अब रेशनल की कंडीशन लगाओ, तो देन या सो implies that we can write 3 + 2 √5 = a/b, where a and b are इंटीजर्स, समझे ना। ए और बी क्या है, इंटीजर्स है। सो इसको सिंप्लीफाई करो, अब 3 को ट्रांसफर कर दो, तो 2 √5 = a/b - 3, ठीक है। इंप्लाइज दैट, यहां से √5 रोक लो, ध्यान दो यहां वो चीज तुम एक साइड में निकालने की कोशिश करोगे जो चीज गिवन होगा इरेशनल, ठीक है। तो जैसे √5 इरेशनल हम प्रूव कर चुके, या मान लो ये क्वेश्चन में गिवन होता, ठीक। तो यहां से हम क्या कर रहे हैं, √5 = क्या आ जाएगा, यहां से एलसीएम ले लो, तो a - 3b / 2b, ये आपका इक्वेशन आ गया है, ठीक है ना। ये एक इक्वेशन बना लीजिएगा, इस तरीके कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप रेशनल वाला पार्ट एक साइड में कर लीजिएगा, इरेशनल वाले पार्ट को एक साइड में कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहां से ये आप लिखिएगा √5 = दिस, ठीक। अब यहां से 2 बात निकल के आए, अब यहां लिखो सिंस, यहां लिख सकते हो सिंस वी नो दैट या गिवन √5 इज इरेशनल and a - 3b / 2b is rational, ठीक है ना। hence so या hence या so करके लिखिए, so √5 not equal to a - 3/3b / 2b, ये 3b नहीं है, यहाँ 3a है, सॉरी, तो ये नहीं, अच्छा 3b है, ठीक है, 3b / 2b, ये नॉट इक्वल टू होगा, क्यों, क्योंकि इरेशनल इज नॉट इक्वल टू रेशनल, सिंस रेशनल इज नॉट इक्वल टू रेशनल, इरेशनल, ठीक है ना, ये बात। तो यहां से दोनों ये इक्वल तो होगा नहीं, तो ये आपका क्या हो रहा है, यहां से कंट्राडिक्ट कर रहा है। तो यही चीज आपका यहां पर क्या होगा, इट इज कंट्राडिक्ट, यही क्या होगा, इट इज contradict that 3 + 2 √5 is rational, hence 3 + 2 √5 is irrational,
समझ रहे ना। तो ये आपको स्टेपिंग करनी है। ये आपका वो क्वेश्चन है जिसमें आपको सिर्फ ये 3 नंबर यहाँ से ये मिक्स रहेगा, और आपको जब भी कभी ये आएगा तो ध्यान दो कि ये रूट वाली संख्या दी रहेगी आपको, कि अगर 3 नंबर में आता है यही क्वेश्चन तो लिखा रहेगा इफ रूट 5 इज इरेशनल देन प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज आल्सो इरेशनल। ठीक, तो उसके लिए ये आपका पूरा स्टेप होगा। ठीक है, तो ये रिवीजन था बेटा, इससे पहले भी आपको क्लास में सारी चीजें बताई गई हैं, और आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एक बार इसको दोबारा आप वीडियो को रोक करके 2-3 बार उसको रिवीजन कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन जरूर रहेगा, कंफर्म मानिए। ठीक है, रियल नंबर चैप्टर से यही एक इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम और देखते हैं इसमें से, और बाकी एलसीएम और एलसीएम तो आपको आता ही है। अगर आप उसको नहीं इस वाले मेथड से कर पाइएगा तो आप वही जो पीछे जानते हो 9, 10, 6, 7, 8 में पढ़े थे उसी से कर दीजिएगा। ठीक है ना, थोड़ा अलग तरीके क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट एलसीएम और एलसीएम नहीं पूछेगा। हाँ, थोड़ा सा आपको पावर में, जैसे आपने बिल्कुल जो बोर्ड का मॉडल पेपर है उसकी तरह आया था वैसे ही रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन वो एमसीक्यू में, वो भी इसमें 2 नंबर में नहीं आएगा, एमसीक्यू में एचसीएफ और एलसीएम का क्वेश्चन आएगा, तो वो चीज आप देख लीजिएगा। चलिए हम लोग पॉलिनोमियल देखते हैं। तो बेटा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है आपका पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल में भी बहुत ज्यादा नहीं पढ़ने की जरूरत है आपको, बहुत सिंपल सा है। आपको 2 नंबर का क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा मिलेगा, या तो एमसीक्यू में मिलेगा। ठीक है, उससे ज्यादा कुछ मिलेगा नहीं। एक ही क्वेश्चन है सिलेबस में, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। ठीक है, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स और पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ध्यान दो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा होता है, पहली बात तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो पैराबोला होता है। ठीक है, तो पहली बात तो ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज, उसके जीरोस, किसी पॉलिनोमियल के जीरोस क्या होते हैं ये भी आपको पता है, कि कोई भी जो पॉलिनोमियल है एक्स एक्सिस पे जितनी बार कोई कर्व कट करता है उतने ही जीरोज होते हैं। ठीक है, जैसे 1, 2, 3 ये है। ठीक, तो ये जनरल बात है जो कि 1 नंबर के क्वेश्चन में, एमसीक्यू के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ये है। दूसरी चीज, जो 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा वो जीरोज एंड कोफिशिएंट्स का ही आएगा, अगर आएगा तो। ठीक है, उस पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए उसमें क्वेश्चन क्या होता है कि सीधा सा आपको एक कोई क्वाड्रेटिक क्वेश्चन देगा और सीधा पूछेगा फाइंड द जीरोज एंड वेरीफाई रिलेशन ऑफ कोफिशिएंट्स एंड जीरोज। तो अब बात ये आती है कि जैसे नॉर्मल सा कोई क्वेश्चन अगर लोगे, जैसे मान लो 2x² + 3x + 1 ये आपका है। ठीक है, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई दिया गया है पॉलिनोमियल का और इसका कह रहा है रिलेशन बिटवीन जीरोज फाइंड कीजिए, तब सबको ये आता है कि इसका फैक्टर कर लो, जीरोज निकाल लो। तो ये मान लो कोई px पॉलिनोमियल है तो यहाँ से जीरोज फॉर जीरोज आप px इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 कर लो, तो 2x² + 3x + 1 इक्वल टू 0। यहाँ से 2x² + 2x + x + 1 इक्वल टू 0। यहाँ से फैक्टर कर लो, 2x कॉमन ले लोगे तो x + 1 आ जाएगा, +1 कॉमन ले लोगे तो x + 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो 2x + 1 एक ब्रैकेट में आएगा और x + 1 एक ब्रैकेट में आएगा। ठीक है, तो यहाँ से 2x + 1 इक्वल टू 0 या फिर x + 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू -1/2 एंड x इक्वल टू -1। ये आपके जीरोज आ जाएंगे। बेटा सबसे देखिए, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ आपको, कोई एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया जाएगा और सीधा कहेगा फाइंड द जीरोज एंड आल्सो वेरीफाई रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। अब आपको सबसे पहले तो जीरोज निकालना है, तो जीरोज निकालने के लिए जो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े हो वहां से चाहे आप फैक्टर करके निकाल पाना तो निकाल लेना, नहीं तो सीधा सा आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दो। क्वाड्रेटिक फार्मूला यहाँ से सबको x इक्वल टू क्या होता है, -b + √b² - 4ac अपान 2a। ठीक है ना, आप नहीं समझ में आएगा, मान लो कोई ऐसा आ गया रूट में आ गया, वेरिएबल में आ गया और उसका जीरो निकालने में टाइम लग रहा है, तो आप सीधा ये फार्मूला लगा देना, जीरो निकल जाएगा। ठीक है, अब जब जीरोज आ जाएगा तो उसके बाद यही जीरोज हो गया, तो 3 नंबर में आएगा या 2 नंबर में। 3 नंबर में आया, ये आपका 2 नंबर या 1.5 नंबर का ये होगा, और उसके बाद वेरीफाई के लिए 1.5 नंबर या। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, जीरोज आ गया, हम इसको रब कर रहे हैं, हमारे पास जीरोज है, हमें इसको वेरीफाई करना है। अभी वेरीफाई करना है तो मैं इसको रब कर दे रहा हूँ। ठीक है ना, अभी जीरो लिखा रहने देता हूँ, अब इसको वेरीफाई करना है। हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने का मतलब होता है, जैसे आपने फार्मूला पढ़ाया, आपको याद होना चाहिए, सम ऑफ जीरोज निकालो, सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज क्या होता है, हम निकाले यहाँ से सम ऑफ जीरोज, तो है हमारे पास -1/2 और -1 ये है। ठीक है ना, तो यहां से क्या आएगा, ये
हाँ ये -1 ठीक है। तो यहाँ से इक्वल टू क्या आएगा, देखो माइनस माइनस जोड़ोगे, 2 2 1 जा 2 2 1 3, तो -3/2 आया। क्या आया, -3/2। यहाँ क्या आया आंसर, देखिए -3/2। अब एक बात सोचो कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है, -b/a, यानी कि कोफिशिएंट्स ऑफ x माइनस में अपान कोफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर। तो ये इक्वेशन लिखा रखिएगा, ठीक है, इसी से कंपेयर करिए। तो देखो माइनस, तो देखिए यहाँ हम अल्फा प्लस बीटा लिख दे रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा -b/a फार्मूला होता है सम ऑफ जीरोस का, आपको पता है, इसी से कंपेयर कर रहा हूं। तो सम ऑफ जीरोस मैंने निकाला। अब ये इक्वल टू आया क्या है, ये मैं यहाँ लिख दे रहा हूं, ये इक्वल टू क्या आया है, देखो माइनस तो रहेगा ही, और 3 क्या है, कोफिशिएंट्स ऑफ, क्या लिखोगे बेटा, कोफिशिएंट्स ऑफ x अपान 2 क्या है, कोफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर, ये ठीक है ना। तो ये हो गया सम ऑफ जीरोस पहला। एंड अगला निकालोगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है ना। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, दोनों रूट्स का मल्टीप्लाई, तो -1/2 इंटू -1, तो ये इक्वल टू आ जाएगा 1/2। अब सोचो कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा, बेटा क्या होता है, c/a, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। अब ये देखो क्या c और a में है, ये किसके लिए है, ax² प्लस bx प्लस c, जनरल फॉर्म जो होता है क्वाड्रेटिक का, उसके लिए। तो यहां से देखो 1/2, 1 क्या होता है c। अब इस इक्वेशन में देखो c क्या है, 1 है कि नहीं है, तो यहां लिख सकते हो c क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपान 2 क्या है बेटा, 2 देखिए 2 का कोफिशिएंट x², तो नीचे क्या है, कोफिशिएंट्स ऑफ x²। तो हेंस वेरीफाई, यही आपका वेरीफाई करना था, ठीक है ना। तो जो क्वेश्चन अगर आएगा तो हम बता रहे हैं, वैसे ये बेसिक के, जो बेसिक वाली मैथ है जिसमें बेसिक का पेपर होगा उसके लिए ये क्वेश्चन है। हमें नहीं लगता है कि ये एडवांस वाले में आएगा, लेकिन आएगा तो आप इस तरीके से कर सकते हो एक क्वेश्चन। दूसरा एक क्वेश्चन जो आ सकता है वो जीरोस से रिलेटेड हो सकता है। जीरोस का मतलब होता है जैसे फैक्टर या जीरोस, फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम आपने क्लास 9 में पढ़ा है, उससे रिलेटेड एमसीक्यू में कोई क्वेश्चन आ सकता है, मैं इतना जानता हूँ, ठीक है ना। तो जीरोस से रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा वो एमसीक्यू में आ सकता है। बाकी ये बेसिक वाली जो मैथ है उसमें तो कंफर्म है एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बेसिक वाली मैथ में जरूर रहेगा, लेकिन फिर भी हो सकता है 2 नंबर या 3 नंबर में एडवांस में भी आ जाए, तो आप कर लीजिएगा। पॉलिनोमियल में एक क्वेश्चन यही कंपलसरी है। बाकी एक जो जनरल और बात पता होनी चाहिए वो भी मैं बता दे रहा हूं आपको, कि अगर मान लो जीरोस दिया हो, ठीक है, क्या हो, जीरोस मालूम हो, तो पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करते हैं, तो कहता है फाइंड द पॉलिनोमियल इफ जीरोस नोन। तो अगर अल्फा और बीटा दो जीरोस हो, तो आपको पता है पॉलिनोमियल जो होता है वो क्या होता है, px, जो px होता है वो k टाइम इन ब्रैकेट x² माइनस सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये आपका पॉलिनोमियल का इक्वेशन है बेटा। अगर जीरोस दिया रहेगा तो ये लगा लीजिए, निकाल लीजिएगा। अगर सम ऑफ जीरोस दिया रहेगा तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दिया रहेगा। तो एक क्वेश्चन ये भी एमसीक्यू में कुछ आ सकता है। ध्यान दो, अगर कोई भी फैक्टर किसी भी पॉलिनोमियल का, किसी भी पॉलिनोमियल का कोई फैक्टर दिया है तो वो उसको सेटिस्फाई करेगा। कोई जीरोस दिया है तो उस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स पे आप ध्यान दो। जितने भी क्वेश्चन है वो जो बोर्ड ने मॉडल पेपर भेजा है और इस चैप्टर से रिलेटेड जो उसमें क्वेश्चन है उसको जरूर एक बार लगा लीजिएगा, क्योंकि आपको मैच जरूर करेगा, ये कंफर्म मानिए आप, ठीक है ना। तो इन दोनों चैप्टर से आप जितना मैं बता रहा हूं इतना पढ़ लेंगे, आपका हो जाएगा। इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको इन दोनों चैप्टर्स में, ठीक है। हाँ, पहले चैप्टर में एचसीएफ और एलसीएम भी जरूर देख लीजिएगा। अगर आपको लगता है डाउट है उस पर क्वेश्चन एक आध दो कराना है तो आप मैसेज करिएगा, हम जरूर करा देंगे, ठीक है। अभी आपके पास 2 दिन टाइम है, आज 17 है, 18, 19, 20। हम 20 को नहीं रखेंगे, आपको 18, 19 2 दिन का टाइम है। 20 को सिर्फ आप रिलैक्स करिए, फार्मूला याद करिए बस, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल में आप इतना देख लीजिएगा, आपका हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी पॉलिनोमियल के बाद क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, तो उसके भी रिवीजन कर देते हैं आज। तो बेटा अब हम लोग जो है वैसे तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल एक लेंथी चैप्टर्स है, लेकिन फिर भी मैं उसके जो आपको पढ़ना क्या क्या है वो चीज मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो
तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, देखिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में आपको जो जो चीज पढ़नी है वो चीज मैं बता रहा हूँ। आप सबसे पहले तो जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का जनरल इक्वेशन क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये है। ठीक है, ये दो इक्वेशन जो होते हैं, पेयर ऑफ इक्वेशन जो होते हैं, वो हमेशा एक लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान दो। तो एक इक्वेशन एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरी इक्वेशन दो लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो लाइन की तीन केस हो सकते हैं। पहला कि दोनों लाइन क्या हो, इंटरसेक्ट कर जाए। ठीक है ना, दोनों लाइन क्या कर जाए, इंटरसेक्ट कर जाए। मान लो L1 है या L2 है, ये लाइन L1 है और ये लाइन L2 है। दूसरा केस है कि दोनों लाइन पैरेलल हो जाए, दोनों लाइन क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए, ये हो सकता है। ठीक है, और तीसरा केस ये हो जाए कि दोनों लाइन कोइंसिडेंट कर जाए, यानी कि ये एक लाइन है और इसी पर दूसरी लाइन भी आगे हो जाए, ये इस तरीके से। ठीक है ना, यानी कि ये लाइन L1 है और ये लाइन L2 है, ये इस तरीके से दोनों कोइंसिडेंट कर जाए। तो तीन ही केस होगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में, तीन ही केस है, जहां पर a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये कांस्टेंट है, कोफिशिएंट्स कहलाते हैं, रियल नंबर्स हैं। ठीक है, x y दो वेरिएबल्स हैं। ठीक है, हमें ये समझ में आ रहा है। अब ये तो ग्राफिकल बात कर रहा हूं कि ये तीन कंडीशन बनेगी जब भी आपको पेयर ऑफ इक्वेशन की बात करेगा तो। ठीक, अब हमें ये ग्राफिकल सॉल्यूशन की बात कर रहा है, अभी मुझे अलजेब्रिक कंडीशन की बात बता रहा हूं। सबको याद है, रिवीजन कर रहे हो बेटा? तो यूनिक सॉल्यूशन पे कंडीशन क्या बनती है आपको पता है, ये याद रखना है, a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 होगा। ध्यान दो, जब ये यूनिक सॉल्यूशन होगा यानी दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगी तो ये अलजेब्रिक फॉर्म में a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 आएगा। ठीक, अभी ये जब पैरेलल होगी तो क्या होगा, कोफिशिएंट्स दोनों का x और y के कोफिशिएंट्स इक्वल होंगे, सिर्फ ये c1 c2 नहीं इक्वल होगा। तो a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू c1 अपान c2, ये होगा आपका पैरेलल की कंडीशन। ये क्या होगा, पैरेलल की कंडीशन। और तीसरी केस क्या है, कोइंसिडेंट का क्या केस है कि a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2 होगा। तो लाइन क्या हो जाएगी, दोनों कोइंसिडेंट कर जाएगी। अब ये तो जनरल बेसिक कंसेप्ट की बात हुई। इस पे जो क्वेश्चन आता है मैं आपको बताऊं, चाहे वो एग्जाम्पल लगा लीजिए, चाहे कोई साइड बुक लगा लीजिए, चाहे आप एनसीईआरटी लगा लीजिए, एक क्वेश्चन कंफर्म है, चाहे वो एमसीक्यू में रहेगा, चाहे 3 नंबर में रहेगा, चाहे 4 नंबर में रहेगा या 2 नंबर में रहेगा, कंफर्म है। 2 नंबर या 3 नंबर में एक क्वेश्चन कंफर्म में रहेगा। आपको क्या क्वेश्चन क्या रहेगा वो भी मैं बता रहा हूं। सीधा सा देगा कि इन द गिवन पेयर ऑफ लाइन, इफ लाइन ऑफ यूनिक सॉल्यूशन यानी कि इंटरसेक्ट्स, if those lines are intersect then find the variables। कोई यहाँ पर a1 b1 c1 a2 b2 c2 की जगह पर कोई वेरिएबल डाल देगा, k m n a b c d कुछ डाल देगा और कहेगा इन तीनों में से कोई कंडीशन सेटिस्फाई होगी, उससे आपको वेरिएबल निकालना रहेगा। अब जैसे आपकी बुक में मैं आपको क्वेश्चन बताऊं, आप अपनी बुक देखिए एनसीईआरटी बुक में, आप अगर आप एनसीईआरटी बुक लेके बैठे हैं तो मैं आपको बता रहा हूं, ये क्वेश्चन कर लीजिए। अगर आपको नहीं आता है, आपको कोई डाउट है तो आप जरूर डिस्कस करिए, आप मैसेज कर दीजिएगा। और नंबर सबको पता है, मैं नंबर एक बार फिर से बता दे रहा हूं कि 9140539200। बेटा अगर कोई डाउट है तो आप बेझिझक मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। अगर नहीं रिसीव करूंगा उस समय तो मैं बाद में जरूर बैक कर लूंगा। ठीक है, तो जो क्वेश्चन है मैं आपकी बुक में बता दे रहा हूं, उस पर जरूर वर्क करके जाइए। तो ये पेज नंबर 59 पे कंडीशंस हैं, और इस पे जब आप आएंगे तो ये जो क्वेश्चंस है अब आपको बता दे रहे हैं कौन कौन सा क्वेश्चन है। एग्जांपल नंबर 15 आप बता रहा हूं, नोट कर लीजिए, एग्जांपल नंबर 15। फिर एक्सरसाइज में जब आएंगे ये एग्जांपल नंबर 16, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 16, आप टिक कर लीजिए। और उसके बाद में जब आप इसमें आ जाएंगे एक्सरसाइज में, तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट सेकंड पार्ट, ये 3 क्वेश्चन कर लो, मैं गारंटी कर रहा हूं कि आपको इसी तरीके से सेम क्वेश्चन आएगा, भले डिजिट बदल जाए या हो सकता है सेम डिजिट आए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन रहेगा जरूर। ये 15-16 एग्जांपल पेज नंबर पर है एनसीईआरटी बुक में 61। ठीक है, और 62 पर एक्सरसाइज 3.5 में क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट है। पहला कह रहा है फॉर वैल्यू a एंड b द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव
एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन के लिए यही कंडीशन लगा दो। अब जैसे ए और बी की निकालना है, ध्यान दो, अगर इसमें वैल्यू पुट करोगे तो एक बार इसको लेके सॉल्व कर लेना, एक बार इसको लेके, ठीक है, 2 वेरिएबल इक्वेशन में सॉल्व हो जाएगा। तो जो पहला क्वेश्चन है वो इस कंडीशन पर आएगा। तो हम मानते हैं आप लोग रिवीजन कर रहे हो, कई बार लगाए हो, आप सिर्फ इसी को पढ़ लो बस इसमें से, ठीक है, पहला जो आपको पढ़ना है। दूसरा आपको क्या पढ़ना है वो मैं बता रहा हूं, आप आ जाइए अपनी बुक में, मैं आपको बता रहा हूं कि दूसरा जो क्वेश्चन आएगा वो मतलब 50% चांस है, हम ये तो 100% है कि इस तरीके का क्वेश्चन आएगा। दूसरा क्वेश्चन जो इस चैप्टर से आना है वो क्या है मैं ये बताता हूं। आप आ जाओ ऑप्शनल एक्सरसाइज पेज नंबर 68 पे। पेज नंबर 68 पे ऑप्शनल एक्सरसाइज का 7वां क्वेश्चन, 7वें का सारा पार्ट हमने पहले भी बताया है कि आप वो सारे पार्ट लगा डालो। आएगा तो एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आ सकता है कि सॉल्व द पेयर ऑफ इक्वेशंस, या तो फिर ये आएगा, और ये नहीं आया तो आएगा सॉल्व द पेयर ऑफ इक्वेशंस। और पेयर ऑफ इक्वेशन जो मतलब ट्रेंड है आने का, जो मतलब आ रहे हैं आजकल क्वेश्चन, वो यही आएगा इसी फॉर्म में। और जो न्यूमेरिकल नंबर के फॉर्म में होता है वो बेसिक में आएगा, और जो एडवांस में आएगा वो 7 एग्जाम्पल की तरह ही क्वेश्चन आएगा सॉल्व करने के लिए। अगर आएगा तो, नहीं भी आ सकता है तो ये आएगा जरूर। इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन जरूर रहेगा, वो भी 3 नंबर में, ठीक है। तो ये दूसरा क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएगा। अब तीसरे क्वेश्चन, 3 ही क्वेश्चन पढ़ना है इस चैप्टर में, पॉलिनोमियल के चैप्टर में, मतलब लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में सिर्फ 3 क्वेश्चन पढ़ना है। पहला ये कंडीशन पे पढ़ लो। तो इन तीनों कंडीशन का नाम मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। ये यूनिक सोल्यूशन होता है, ये क्या होता है, यूनिक सोल्यूशन। ये लाइन या इंटरसेक्टिंग लाइन, ये क्या कहलाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन, ये इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन है। ये पैरेलल लाइन, ये क्या है, पैरेलल लाइन, यानी कि नो सोल्यूशन, क्या होगा, नो सोल्यूशन, ये यूनिक सोल्यूशन। और ये कोइंसिडेंट कंडीशन है, ये क्या है, कोइंसिडेंट, बोथ लाइंस आर कोइंसिडेंट। एंड इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन, क्या होगा, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन बेटा। तो ये सब कंडीशन याद जरूर रखिए, बिना याद किए कुछ होगा नहीं, आपको याद होना चाहिए, ठीक है, और ज्यादा कुछ नहीं पढ़िए। फिर तीसरी प्रॉब्लम मैंने सारी प्रॉब्लम कराई है लास्ट टाइम, मैं आपको रिवीजन के लिए एक सिर्फ शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ। आप ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हो, क्योंकि सब बच्चों के लिए अलग अलग माइंड होता है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो साल भर नहीं कर पाए हैं, अभी वो लास्ट टाइम पढ़ना चाह रहे हैं, रिवीजन करना चाह रहे हैं, तो ये कोशिश कर लें। तो मैं आपको बता दूँ कि इसी ऑप्शनल एक्सरसाइज में 3.7 एक्सरसाइज जो है 68 नंबर पेज पे, ये वर्ड प्रॉब्लम में आप मेन करके जो आपके यहाँ वर्ड प्रॉब्लम दिया गया है, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये वर्ड प्रॉब्लम जरूर देख लीजिएगा। आपको ऑप्शनल एक्सरसाइज में वर्ड प्रॉब्लम कंफर्म आएगा, एक वर्ड प्रॉब्लम आएगी जरूर ये, और हो सके तो एग्जाम्पलर होगी, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, उसकी भी वर्ड प्रॉब्लम। तो वर्ड प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा ये नहीं लगाइए, मैं आपको कुछ वर्ड प्रॉब्लम कह दे रहा हूँ, आप उसको लगा लीजिएगा, आई होप मिल जाएगी। अगर नहीं मिलेगा तो दूसरी कोई आएगी। तो जैसे ये, अगर आप इस पे आएंगे तो मैं बता दे रहा हूँ कि रिमेनिंग डिपेंड हॉस्टल चार्ज, ये पेज नंबर पर है 63 पर, पेज नंबर 63 का फर्स्ट एग्जाम्पल, जो चौथे का यानी 4th नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन, अपार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इन फिक्स, इस पे, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप कर लीजिएगा। और इसका जो है 4th पार्ट, प्लेस ए एंड बी 100 किलोमीटर पार्ट ऑन हाईवे, ये दूसरा है। और इधर और पीछे जब आएंगे, वो ऑप्शनल के चारों वर्ड प्रॉब्लम जरूर कर लीजिएगा। और ये रीडिंग लाइब्रेरी का एक क्वेश्चन है पेज नंबर 57 पर, एक्सरसाइज 3.4 में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट ये। और इसमें वर्ड प्रॉब्लम में ये अगर नहीं कर पाइएगा तो मैसेज करिएगा, हम उसको बता देंगे, ठीक। तो बेटा नेक्स्ट ये है, आप अगर पेज नंबर पर आ जाइए 54 पर, ठीक है, 54 पे पेज नंबर, ये एक्सरसाइज है 3.3 में, ठीक है। 3.3 में ये क्वेश्चन है तीसरे का, आपको बताएं, ये द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट फिक्स चार्ज, ये वाला क्वेश्चन जो है इसको भी जरूर देख लीजिएगा। और इसमें से ये क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान दो, उसमें 3.3 में ही क्वेश्चन नंबर 2 है, उसको भी सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। ये 2 नंबर या 3 नंबर में आ सकता है, जिसमें ये लिखा है सॉल्व 2x + 3y = 11, 2x - 4y = -24, हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m।
y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3, ठीक है। तो यही क्वेश्चन नहीं, लेकिन इसी तरीके का एक फ्रेम करके आ जाएगा, फाइंड एक्स वाई एंड देन करके कहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो चेंज करके करने के लिए आता है, इसको भी कर लीजिएगा, ठीक। और ये वर्ड प्रॉब्लम इसमें और तो कोई उस तरीके से नहीं है। एग्जाम्पलर से अगर आप करना चाहें तो एग्जाम्पलर से भी कुछ वर्ड प्रॉब्लम है, उससे भी कर सकते हैं। तो ये तो खैर हुआ। हाँ, एक क्वेश्चन आप जो है ग्राफ का भी देख सकते हैं। देखिए उसमें हम आपको बता दें, ये है क्वेश्चन का, ग्राफ का क्वेश्चन जो है ये आपकी बुक में, हाँ पेज नंबर पर अगर आप खोलेंगे 50 पर, पेज नंबर 50 पर 3.2 एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो ड्रा द ग्राफ, याद करो ग्राफ ड्रा करके फिर ट्रायंगल बनता है, तो उस ट्रायंगल से जो ट्रायंगल का कॉर्नर पॉइंट पूछता है, या फिर जो है ट्रायंगल की एरिया भी पूछ सकता है। ध्यान दो, ये क्वेश्चन आता है और ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। दो ही क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, एक 7वां है पेज नंबर 50 पर, और ऑप्शनल एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है ये कौन सा 6, ऑप्शनल एक्सरसाइज में 68 नंबर पेज पे। तो उसको भी दोनों, ये दोनों क्वेश्चन कर लीजिएगा। अगर कोई डाउट है, मैं बार बार कह रहा हूँ, अभी कल टाइम है, परसों टाइम है, आप मैसेज जरूर कर दीजिएगा। अभी मैं वर्ड प्रॉब्लम कराने के नहीं इच्छुक हूँ, मैं जरूर कल तुम्हारी वर्ड प्रॉब्लम अगर डाउट होगा तो मुझे बताइएगा, जिस वर्ड प्रॉब्लम पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा, उसको मैं बना के वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना, या मैं तुम्हें वैसे ही बता दूंगा लाइव में, ठीक। तो बेटा ये पेयर ऑफ इक्वेशन की बात हुई, और एक जो है मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे भी डिस्कशन कर लेता हूँ, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है अभी हमारे पास, आगे भी कम से कम 10 चैप्टर है और 2 ही दिन टाइम है। तो मैं अभी क्वाड्रेटिक पर भी आपको बता देता हूँ क्वाड्रेटिक में क्या पढ़ना है, ठीक है ना। ज़्यादा रिवीजन तो नहीं कर पाऊंगा, क्वाड्रेटिक का मैं थोड़ा सा रिवीजन बेसिक करा देता हूँ, तो उसको हम देख लेंगे क्वाड्रेटिक में क्या है, ठीक है। तो वर्ड प्रॉब्लम में बेटा इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम हमें नहीं पता है किसका, मतलब जिनको नहीं, जो तैयार कर सकता है बेस्ट है, जो नहीं कर सकता है तो जितना मैं बता रहा हूँ उतना तैयार करो। 80 मार्क्स का पेपर है, कोई जरूरी नहीं है कि आप 80 मार्क्स ले आओ, लेकिन आप अपना बेस्ट करो, ठीक है। जो आपको आता है, अब आप ये ना सोचो मुझे ये नहीं आता, ये नहीं आता, ये नहीं आता, आपको जो आता है उसको अच्छे से तैयार करो, बस 3 दिन में, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ो। जो चीज़ नहीं आता उसको छोड़ना सीखो बेटा, ठीक है। पूरी बुक लेके बैठोगे, 2-4 बुक लेके बैठोगे, प्रैक्टिस से लेके बैठोगे, सोचोगे ये पढ़ ले ये पढ़ ले, तो कुछ नहीं होगा। अब आपको ये डिसाइड करना है, यू हैव टू डिसाइड कि क्या पढ़ना है क्या नहीं, ठीक है। तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर भी डिस्कस कर लेते हैं कि उसमें क्या है। तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन और पॉलिनोमियल दोनों मिक्स करके क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक में जो आपको जनरल बात पहले जाननी है वो ये जानना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहां पर क्या होना चाहिए, a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। ये केस है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये फॉर्म इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है, और यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म भी है, ठीक। तो इसमें पहला तो रूट्स निकालना, बहुत स्टैंडर्ड मैथ में रूट निकालना बहुत मुश्किल है, आएगा वो तो बेसिक में आता है क्वेश्चन, लेकिन स्टैंडर्ड में आएगा तो वो रूट्स में, जैसे √3x² प्लस 5√7 प्लस 5√3, ये ऐसे करके कुछ लिखा हो और उसमें कहे फाइंड द रूट, तो ये आ जाएगा तो आ जाएगा, वैसे बहुत मुश्किल है क्योंकि पूरी बुक से पेपर बनना है, तो हर एक चैप्टर से 1-2 क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा उठेंगे, तो उसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो। तो क्वाड्रेटिक में पहला कि आपका रूट्स ने फाइंड करना हो, या फिर जैसे वेरिएबल फॉर्म में ax² प्लस 2abx प्लस a² b², इस तरीके से कुछ भी लिखा हो तो आप करके देख सकते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन बहुत कराया गया है, वो सब भी देख लीजिएगा, ठीक। तो पहला है कि आपको जीरोस फाइंड करना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरोस फाइंड करना, किस किस फैक्टराइजेशन मेथड है और फार्मूला मेथड है, ठीक है। कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं है, तो सबसे पहले कोशिश करिएगा फैक्टराइजेशन मेथड लगाइए। अगर बुक में लिखा है कि बाई फार्मूला मेथड, बाई फैक्टराइजेशन, तब तो कंपलसरी हो जाएगा, आपको उसी से करना होगा, लेकिन सीधा ये लिखकर आता है सॉल्व द इक्वेशन। क्या लिखकर आता है, सॉल्व द इक्वेशन। तो आप सिंपल सा जैसे भी ये सॉल्व करिए, नहीं फैक्टर हो रहा है तो सीधा आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा दीजिए, क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करने का मैं अगेन एक बार बता दे रहा हूं कि x इक्वल टू होता है, क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्म जो होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसमें जो रूट्स होते हैं जीरोस, x इक्वल टू जो होता है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है।
ये अगर आप फैक्टर नहीं कर पा रहे हो बेटा, बुक में लिखा नहीं है कि आप किससे करोगे, तो आप डायरेक्ट इसको लगा दीजिएगा, पहला केस, ठीक है। दूसरा, अब आपका अगर फैक्टर करना आ गया, क्वेश्चन बहुत सारे आपको पता भी हैं, ठीक, एनसीईआरटी बुक से नहीं आएगा, आएगा तो साइड बुक से ही कोई आएगा, जो कि आपको बहुत पहले नोट्स में या पेपर में कराया गया है। उसी तरीके के क्वेश्चन मैंने आपको अलग से बोला भी है, 10-15 क्वेश्चन, उसको कर डालिए अगर आपके पास टाइम है तो, नहीं है तो आप उसके लिए परेशान नहीं होइए। दूसरी चीज आपको क्या पढ़नी है, आपको नेचर ऑफ रूट्स, क्या पढ़ना है, नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स पे एक क्वेश्चन कंपलसरी, एकदम कंफर्म है, आप मान लीजिए एक क्वेश्चन कंफर्म है। जितने क्वेश्चन नेचर ऑफ रूट्स से मैंने बोल दिया है, जितने क्वेश्चन मैंने कराया है, वो आप पढ़ लीजिए। अब उसमें नेचर ऑफ रूट्स में क्या होता है, तो नेचर ऑफ रूट्स में क्या आपको पढ़ना है बेटा, डी डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है ना। ये डी आपको निकालना आना चाहिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये कहां से आएगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, ठीक है ना, इक्वल टू 0। यहीं से a b c आपको पता है क्या है, ठीक है। तो ये होगा बी स्क्वायर। अब यहाँ पर ये 3 केस होता है कि क्वेश्चन जो आता है कहेगा इफ देयर रूट्स, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट्स आर इक्वल, तो दैट इज मींस रूट्स आर इक्वल, क्या होगा, रूट्स आर इक्वल, क्या कंडीशन है बेटा कि d इक्वल टू 0, दैट इज मींस क्या है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, ठीक है। अगर रूट्स इक्वल है, जो भी कंडीशन दी रहेगी उसमें रख करके सिंप्लीफाई कर दीजिएगा, ठीक। दूसरा केस है आपका आएगा कि रूट्स आर डिस्टिंक्ट अनइक्वल, रूट्स आर डिस्टिंक्ट या अनइक्वल, और ध्यान दो रियल होंगे, क्या होंगे, रियल भी होगा, अनइक्वल भी होगा और रियल भी होगा। तो क्या आएगा यहां से, अब अगर अनइक्वल है और रियल है तो आपका आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन आर इक्वल टू, यानी कि ग्रेटर देन 0, यानी कि डी ग्रेटर देन 0, ये आएगा बेटा, ठीक है ना। तो दूसरा केस में जब क्वेश्चन आएगा इफ रूट्स आर अनइक्वल एंड डिस्टिंक्ट देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k m n, तो आपको ये केस लगाना है। और तीसरा केस है कि अगर नो रियल रूट्स, क्या है, नो, तीसरा केस है नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। तो नो रियल रूट्स पे क्या होगा बेटा, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, यानी कि जो ये इसकी वैल्यू है ये नेगेटिव में आ जाएगी, ठीक है। तो नो रियल रूट्स होगा, यदि उसको सॉल्व नहीं किया जा सकता वहीं पर छोड़ दीजिएगा। कहीं भी क्वाड्रेटिक बने तो ये चेक कर लेना चाहिए, नहीं तो पता चले उसी में टाइम वेस्ट कर रहे हो और वो सॉल्व नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये तो आपको नेचर ऑफ रूट्स की जनरल बात है जो कि आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। ये कहीं भी क्वेश्चन आए तो आप इस कंडीशन को लिख करके तभी सॉल्व करिएगा। स्टेप मार्किंग है बेटा, मैं बार बार कह रहा हूँ, स्टेप मार्किंग है, आप जो भी चीज जानते हो उसको लिखो। कम से कम एग्जामिनर आपको नहीं अगर पूरा कंप्लीट कर पाओगे तो आधा जो भी नंबर होगा वो मिल जाएगा जितना करोगे, ठीक है। तो फार्मूला अगर कहीं कुछ भी लगा रहे हो क्वेश्चन में तो उसको जरूर मेंशन करो, ठीक। तो ये क्वेश्चन है इस पे। अभी एक बेसिक क्वेश्चन जो एमसीक्यू में आया है आपको मैं बता रहा हूँ, इसी कंडीशन पे कह रहा है कि इफ रियल रूट्स आर, इफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट्स आर इक्वल देन विच आर करेक्ट। तो देखो रूट्स आर इक्वल पे बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता है? तो इट मींस क्या कह रहे हो, बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac, ये होना चाहिए। तो ये कंडीशन है कि इफ रूट्स आर इक्वल देन विच आर करेक्ट, विच आर करेक्ट। तो ये कंडीशन आपको लिखी रहेगी बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac के फॉर्म में, ठीक है ना। तो यहां से ये चीज आप ध्यान दीजिएगा, ठीक। सॉरी बेटा। तो ये तो खैर चलिए ये बात हुई जो कि आपको दूसरी चीज पढ़ना। पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना बेटा बहुत ज्यादा नहीं पढ़िए, जितना आपको बताया गया है उतना ही पढ़िए, अलग से नई चीज कुछ नहीं पढ़िएगा। दूसरी चीज नेचर ऑफ रूट्स में आपको आ जाइए, आप अपनी बुक में देखिए। तो मैं आपको बुक में कुछ क्वेश्चन पे बात कर लेता हूं जो आपको इम्पोर्टेंट है। जैसे मैं बता रहा हूं क्योंकि आपके यहाँ पेपर बेसिक और स्टैंडर्ड 2 बनता है, तो किसी भी पेपर सेटर के पास 2 ऑप्शन होता है कि इसको इनके लिए दूं और इसको इनके लिए दूं। तो आप अगर स्टैंडर्ड के हो तो आपके लिए एक स्पेशल केस होगा, बेसिक में हो तो आपके लिए एक स्पेशल केस होगा, ठीक है ना। क्योंकि ऐसा तो है नहीं, जब हमारे पास 2 ऑप्शन है तो मैं इजी को इजी वाले को दूंगा, टफ को टफ वाले को दूंगा। तो स्टैंडर्ड का स्टैंडर्ड पेपर रहेगा, ये कंफर्म मानिए। और खास करके आपका जो सीबीएसई बोर्ड ने मॉडल पेपर भेजा है बेटा, मैं फिर कह रहा हूँ उसको जरूर एक बार लगा लो, अभी आज उसको लगा लो, ठीक है ना, उसको एक बार जरूर आप लगा लीजिएगा।
तो मैं आपको एक बता दे रहा हूँ, जो क्वेश्चन आप पढ़ना चाहते हो बेसिक वाले हो या जो भी, तो आप एग्जाम्पल नंबर 5 पढ़ लीजिए और एक्सरसाइज 4.3 में से जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसको पढ़ लीजिए। फिर आप वर्ड प्रॉब्लम में अगर पढ़ना चाहते हो तो ये कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस, ये वर्ड प्रॉब्लम पढ़ लो, एडवांस वाले, खास करके एडवांस वालों के लिए मैं बता रहा हूँ। और उसके बाद में अगर आगे आप आए तो मैं आपको बता दूं कि अगला जो आपका क्वेश्चन है ये एक पेज नंबर 84 पे एग्जाम्पल नंबर 12 है, ठीक है, इसको भी देख लीजिएगा, एडवांस के लिए है ये सब क्वेश्चंस। और ये हाँ, यहाँ पर आ जाइए, आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 86 पेज पे एग्जाम्पल 14 पहला दूसरा और एक्सरसाइज में तीसरा क्वेश्चन, तो यानी 4 क्वेश्चन, एनसीईआरटी बुक के 4 क्वेश्चन लिख लीजिएगा पक्का, उसमें से एक जरूर आएगा, अगर यही नहीं आएगा तो इसके जैसा आएगा किसी दूसरी बुक से, लेकिन आएगा जरूर इस तरीके से सॉल्व करके लिख के। तो सॉल्व करके इस तरीके से क्वेश्चन आते जरूर हैं, ये आपको चाहे बेसिक में आएगा चाहे स्टैंडर्ड में आएगा जरूर, एक क्वेश्चन इसमें से आना है, अगर बेसिक में नहीं आएगा तो स्टैंडर्ड में, या स्टैंडर्ड में आएगा बेसिक में, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल 14 और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3, तो ये 4 क्वेश्चन कर लीजिएगा। उसके बाद अगर वर्ड प्रॉब्लम की बात करें तो वर्ड प्रॉब्लम में अगर आपको देखें तो स्पीड बोट एंड टाइम से एक क्वेश्चन ये तो हो सकता है, या फिर आपका एग्जाम्पल नंबर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, ये दोनों आप इसको दोनों पढ़ लीजिए। फिर एक क्वेश्चन है, आप आगे बढ़ेंगे 80 नंबर पेज पर, 89 पेज पे, ये है एग्जाम्पल नंबर 7, ठीक है, ये एग्जाम्पल नंबर 7 कर लीजिएगा। और देखिए मैं आपको बताऊं नेचर ऑफ रूट्स पे मैंने कई क्वेश्चन बोले हैं, लगभग 10 क्वेश्चन मैंने कुछ स्टैंडर्ड बोला है, उसको कर लीजिएगा। और 4.4 में अगर बेसिक वालों की बात करें तो वो क्वेश्चन नंबर 2 आपके 4.4 में क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, इसको कर लीजिए, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन कुल मिला के 4 चैप्टर में बता दूं, इतना ही पढ़िए, आप इतना पढ़िए जितना आपको पहले पढ़ाया गया है उसको रिवाइज करिए, ज़्यादा नहीं पढ़ सकते हो तो इस बुक का एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर मिला के यही सब पढ़ लीजिए। हमें लगता है कि आपको क्वेश्चंस विजिट तो नहीं गारंटी ले सकता हूँ, लेकिन आपका इसी कंसेप्ट पर सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। तो कोशिश करूँगा कि कल आपको मैं जो है एग्जाम्पल के क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ एग्जाम्पलर में भी एडवांस वालों के लिए अच्छा क्वेश्चंस है, ठीक है। पैराग्राफी क्वेश्चन में, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दिए हैं, वर्ड प्रॉब्लम खास करके वर्ड प्रॉब्लम मोटर बोट रोड का। तो अभी हम एग्जाम्पलर लेकर नहीं बता रहे हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम्पलर सभी बच्चों के पास नहीं होता है। और तो मैं कोशिश करूँगा कि कल जो है इसके आगे क्वाड्रेटिक के आगे ट्रायंगल, अर्थमेटिक्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इन सब पे भी कुछ डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग आज इतना पढ़िए और कोशिश करिए कि हाँ इसके आगे आप अपने हिसाब से कंटिन्यू करिए। तो चलिए अब अगर कोई डाउट है तो मैं अगेन बता रहा हूँ कि आप व्हाट्सएप करिए या कॉल करके भी आप डिस्कशन कर सकते हैं, और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिए ये वीडियो, ताकि उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुँचे। और चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।